नमस्कार विद्यार्थियों। हम कर रहे हैं कांग्रेस में उग्रवादी विचारधारा पर तीसरा व्याख्यान। विगत व्याख्यान में हमने जो कि पहले व्याख्यान से हमारे उग्रवाद के उदय के कारण, उग्रवादी भावना के उदय के कारण चल रहे थे, उस श्रृंखला में बंगाल का विभाजन किया था। और बंगाल का जो विभाजन है उसके लिए लॉर्ड कर्जन का कहना था कि यह प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया है, लेकिन यह भारतीयों में फूट डालने के लिए किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाने के लिए किया गया था, जिसकी देश में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और अनेक क्रांतिकारी संस्थाएं स्थापित हुईं, जिसमें 1907 में बारिंदर कुमार, जो कि अरविंद घोष के भाई थे, उन्होंने वहाँ स्थापित की थी अनुशीलन समिति। और भी अनेक ऐसे ही साधना समाज, शक्ति समिति, भवानी, ये कई इस प्रकार की गुप्त समितियां बनी जो क्रांतिकारी कार्यों में संलग्न थी, और इन्होंने अपने कार्यों से अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा किया। आज हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के विभाजन पर। कांग्रेस विभाजन का श्रेय या उसका उत्तरदायित्व, जो कि ज़्यादा बढ़िया शब्द है, वो राष्ट्रवादी जो है उग्रवादियों पर डालते हैं। माफ करना, जो उग्रवादी राष्ट्रवाद की विचारधारा के जो लोग हैं उस पर ये उत्तरदायित्व डाला गया है। राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में उग्रवादी राष्ट्रवाद ने एक नवीन शानदार अध्याय जोड़ा। उग्रवादी आंदोलन राष्ट्रवादियों की राजनीतिक परिपक्वता का सूचक था। यह एक नए आत्मविश्वास को लेकर प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक सफलता तब तक नहीं मिलेगी जब तक ब्रिटिश सरकार पर अनावश्यक निर्भरता बनी रहेगी। दृढ़ आत्मविश्वास उग्रवादी विचारधारा की उस आंदोलन की आधारशिला थी। तभी तो लोकमान्य तिलक ने एक बार कहा और फिर उसको कई बार दोहराया, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। लोकमान्य तिलक का यह नारा। लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल उनके परम सहयोगी थे। उन्होंने आम जनता में आत्मविश्वास जगाया और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। उग्रवादियों ने आतंकवाद क्यों कहें या आतंकित करने वाली भाषा में कहा कि जालिम शासन को हिंसा से ही हटाया जा सकता है। उन्होंने व्यक्तिगत हिंसा को महिमा प्रदान की। व्यक्तिगत हिंसा जैसे कि अंग्रेज अधिकारियों को कत्ल किया जाए, गोली से उड़ा दिया जाए, उन पर हमले किए जाए, ये 1905 से ही उग्रवादियों और उदारवादियों में स्पष्ट भेद दिखने लगा था। 1905 के बनारस के कांग्रेस अधिवेशन में तिलक व उसके सहयोगियों ने ऐसे कार्यक्रम को अपनाने से इनकार किया जो ब्रिटिश सरकार से अनुरोध व भिक्षावृत्ति का द्योतक हो। उस समय उन्होंने भारत आ रहे ब्रिटेन के युवराज के स्वागत का विरोध किया। इस आपसी भेद ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में उग्र रूप धारण कर लिया।
उग्रवादी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहते थे, परंतु उदारवादियों ने संघर्ष टालने की नीयत से दादा भाई नौरोजी का नाम प्रस्तावित कर दिया और तब वह मामला 1 वर्ष के लिए टल गया। लेकिन विद्यार्थियों, 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ, सूरत में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो फिर वहां पर विभाजन टल नहीं सका। 1907 से 1916 तक उग्रवादी कांग्रेस का कार्यक्रम अलग से चलता रहा। इस अंतराल में कांग्रेस पर उग्रवादियों का ही प्रभाव बना रहा। इस चरण में राष्ट्रीय आंदोलन ने जुझारू और चुनौतीपूर्ण रूप धारण कर लिया। इसका प्रभाव भारतीय समाज पर व्यापक रूप से दृष्टिगत होने लगा। परिणाम स्वरूप देश में उग्रवाद दिनों दिन प्रबल होने लगा। ब्रिटिश सरकार प्रारंभिक 2 दशकों से कांग्रेस, जो ब्रिटिश भारत सरकार जो पहले 2 दशक हैं उसमें कांग्रेस के जो भी उसकी मांगे थी उनकी उपेक्षा कर रही थी। कांग्रेस विभिन्न प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करती रही और उनकी स्वीकृति के लिए ब्रिटिशर्स का मुंह ताकती रही। 1898 का इंडियन काउंसिल अधिनियम तथा 1909 का मार्ले मिंटो सुधार कानून इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। ब्रिटिश सरकार निरंतर उनकी मांगों को ठुकराती रही। इसकी जो राष्ट्रवादी है उनमें तीव्र प्रतिक्रिया थी। उसी के फलस्वरूप उग्रवाद का जन्म हुआ। उग्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश भारत सरकार के उपेक्षापूर्ण व्यवहार को व्यवहारिक ढंग से समझा। उन्होंने यह भली भांति समझ लिया कि ब्रिटिश संसद के पास भारतीय समस्याओं के सुलझाने के लिए समय नहीं है। 1905 में जब लाला लाजपत राय इंग्लैंड से लौटे तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस तथ्य को स्वीकार किया। इसके अलावा उग्रवादियों को यह भी स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश भारत सरकार स्वेच्छाचारी ढंग से शासन का संचालन करना चाहती है और अनुनय विनय विनती प्रार्थना से कुछ देने वाली नहीं है। गत 2 दशकों से भारत के राजनीतिक आंदोलन में निराशा बढ़ती जा रही थी। मतलब कि जिस आशा और विश्वास के साथ कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके परिणाम नहीं दिखाई दे रहे थे। उदारवादी भी निराशा का अनुभव करने लगे थे। लाला लाजपत राय ने इस परिस्थिति का जो है मूल्यांकन करते हुए अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखा था कि 20 वर्षों तक राजनीतिक आंदोलन करते समय हमने सरकार से सुविधाएं मांगी और अपनी कठिनाइयां उसके सामने रखी, लेकिन हमें रोटी के बदले पत्थर मिले। विद्यार्थियों, लाला लाजपत राय के ये जो शब्द हैं उनमें निराशा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। अब हम उग्रवाद के उदय के कारणों में कुछ अंतर्राष्ट्रीय यानी कि देश से बाहर जो चल रहा था उस पर एक दृष्टि डालते हैं। दक्षिण अफ्रीका में वहाँ की गोरी सरकार भारतवासियों के साथ बड़े भेदभाव की नीति से कार्य कर रही थी। महात्मा गांधी वहाँ वकालत के लिए गए थे, एक केस के सिलसिले में गए थे क्योंकि वो वकील थे। उन्होंने वहाँ भारतवासियों की हीन अवस्था को देखकर बड़ा दुख उनको दुख हुआ, उनको निराशा हुई और उनका हृदय जो है
वो उनकी आत्मा जो है वो दुख से भर उठी। वहाँ के भारतीयों में, जो कि भारत के जो लोग वहाँ पर बस रहे थे, उनमें सुधार लाने के लिए उन्होंने वहाँ प्रयास किए तथा अहिंसात्मक आंदोलन की परंपरा भी डाली। गांधी जी ने वहाँ अनेक प्रस्ताव पारित किए तथा ब्रिटिश सरकार से अपने प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को कहा, परंतु ब्रिटिश सरकार अनसुनी करती रही। इससे भी भारतवासियों को विश्वास हो गया था कि ब्रिटिश सरकार पिटिशंस, प्रेयर्स, प्रोटेस्ट, याचना, प्रार्थना और प्रतिवाद से मानने वाली नहीं है। अतः भारत के राष्ट्रवादियों ने उग्रवाद व आतंकवाद की नीति अपनाई। एक जो जापान है, जापान एशिया के सुदूर पूर्व में एक छोटे छोटे द्वीपों का एक देश, जिस 1905 से पहले दुनिया में जापान को कोई नहीं जानता था, परंतु 1905 में जब उसने रूस जैसे ताकतवर और बड़े देश को पराजित कर दिया, तो वह एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान उसको मिली। 1902 में वह इंग्लैंड से भी अपनी मित्रता कर चुका था। उसकी इस ख्याति जो थी 1905 की, भारत बड़ा प्रभावित हुआ। जापान की रूस पर विजय ने जो पश्चिमी देशों की एक अपराजय की जो छवि थी कि उनको पराजित ही नहीं किया जा सकता, वो छवि नष्ट हुई, क्योंकि जापान एशिया में स्थित है। जापान की इस विजय पर लोकमान्य तिलक ने कहा कि जापान की इस विजय ने प्रमाणित कर दिया है कि एशिया का देश भी किसी यूरोपियन देश को पराजित कर सकता है। इससे एक प्रेरणा मिली, क्योंकि भारत तो एक बहुत बड़ा देश, उस समय तो और भी, जिसमें पाकिस्तान भी सम्मिलित था, बांग्लादेश भी सम्मिलित था, और इंग्लैंड एक बहुत छोटा, बहुत मामूली सा देश। तो भारतीयों को लगा कि हम उनको खदेड़ सकते हैं। एक रूस की क्रांति, रूस में 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में काफ़ी कुछ घटित हुआ। जार, जो कि वहाँ का राजा है, उसको जार कहते थे। जार व उसके समर्थकों को मौत के घाट उतारने हेतु कई गुप्त समितियां वहाँ पर बनी। जब लेनिन के नेतृत्व में रूसवासियों ने जारशाही को समाप्त कर अपनी सत्ता स्थापित कर ली, तो भारतवासी भी अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रोत्साहित हुए। इस प्रकार 1894 में अबिसिनिया, यूरोप में एक देश जिसने इटली को पराजित कर दिया, तो भारतवासियों को इससे भी, जो जागरूक भारत थे, इनसे भी प्रेरणा मिली और अपनी हीन भावना कि हम कमज़ोर हैं, कमज़ोर राष्ट्र हैं, उसको वो छोड़ने लगे। तो ये 3 अंतर्राष्ट्रीय, दक्षिण अफ्रीका की बात और जापान की बात और रूस की क्रांति। अब हम जिक्र करते हैं कुछ आर्थिक कारण जो उग्रवादी विचारधारा के जन्म या उदय के कारणों में आते हैं। उग्र राष्ट्रवादी आलोचकों का भीषण प्रहार उपनिवेशवादी अर्थतंत्र पर हुआ। वे धन निकासी और ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के औद्योगिकरण व पूंजी विकास में बाधा उत्पन्न करने की नीति के सख्त विरोधी थे। हालांकि भारत में कंपनी की सरकार की स्थापना से अकाल पड़ते रहे। 1770 में बंगाल में ऐसा अकाल पड़ा कि वहां की आबादी का 1/3 नष्ट हो गया, 1/3। 1850 से 1900 के अंतराल में जो अकाल पड़े, उससे लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए। हालांकि लॉर्ड कर्जन इस दिशा में खुशकिस्मत रहा कि उसके समय कोई अकाल नहीं पड़ा।
परंतु उसके आगमन से पूर्व महाराष्ट्र में अकाल व प्लेग का प्रकोप हो चुका था, जिसमें लगभग 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। परंतु भारत के भाग्य विधाताओं यानी अंग्रेजों ने ऐसी स्थिति में न तो टैक्सेस में कोई कमी की, करों में कोई कमी की, न ही अकाल पीड़ितों को कोई आर्थिक सहायता दी। इसके विपरीत भारत का अनाज, भारत में तो लोग भूख से मर रहे थे, भारत का अनाज इंग्लैंड यहां से भेजा जाता रहा और भारतवासी भूखे मरते रहे, अनाज इंग्लैंड जाता रहा। ग्रामीण लोगों की मृत्यु से खेती पर भारी प्रभाव पड़ा, खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ती रहीं, इससे भारत के आम लोग परेशान हुए। इस गरीबी से व्यथित होकर ज्ञानचंद्र बनर्जी ने एक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया और उन्होंने अक्टूबर 1904 के अंक में लिखा कि 1840 के दशक में पड़े अकाल व प्लेग के प्रकोप ने भद्रलोक की आत्मा को झकझोर दिया था। इसी प्रकार का प्रकोप बुद्धिजीवियों पर भी पड़ा। यदि एक भारतीय मुंसिफ को 200 रुपया प्रति महीने तनख्वाह मिलती थी तो अंग्रेज मुंसिफ को 2000 रुपये। दोनों की क्वालिफिकेशन, योग्यता एक जैसी, दोनों का कार्य एक जैसा, लेकिन वेतन में अंतर 10 गुना का। भारतीय को 200, अंग्रेज को 2000। शिक्षित भारतीयों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और नौकरियों का अभाव होता जा रहा था। 1905 में मदारीपुर के सब डिवीजन में 80 वकील थे, जिनकी रोजी छोटे जमींदार व बिचौलियों की कास्त पर चलती थी। वस्तुओं की कीमतों में सर्वाधिक वृद्धि 1905 से 1908 के अंतराल में हुई। व्यवसाय बढ़ रहे थे, पर वे इंग्लैंड के व्यवसाय व उद्योगों के सामने टिक नहीं पा रहे थे। 1905 से 8 के अंतराल में औद्योगिक विकास सर्वाधिक था। इधर लॉर्ड कर्जन के काल में गरीबी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। उसने 1901 में ऐसी स्थिति में एक में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल का भव्य भवन बनवाया और 1903 में दरबार का आयोजन कर उस स्थिति में जब भारतीय भूखों मर रहे थे, भारत के अंदर बड़ी परेशानी थी लोगों के सामने, उस स्थिति में उसने भव्य दरबार का आयोजन किया। परिणाम स्वरूप जन असंतोष फैलने लगा। किसान अपने आंदोलन से संबंधित किसान भी अपनी स्थिति से व्यथित होकर आंदोलन से जुड़ने लगे। औद्योगिक असंतोष के कारण श्रमिक हड़ताल करने लगे और इस प्रकार उद्योगों में हड़ताल, रेल में हड़ताल, ये 1905 से 8 के अंतराल में जो पटसन के जो कारखाने थे उनमें हड़ताल चली। ये हड़तालें भी, क्योंकि श्रमिक भी परेशान, किसान भी परेशान, शिक्षित वर्ग भी परेशान, व्यापारी भी परेशान, जो उद्योग धंधे लगाने वाले हैं वो भी परेशान, क्योंकि उनका कंपटीशन इंग्लैंड के उद्योगों के साथ में, वो भी परेशान, तमाम तबके परेशान। इस कारण से भारत में जो एक राजनीति में जो उदारवाद चल रहा था 1885 से 1905 तक, वो उदारवाद की जगह अब उग्रवाद का जन्म हुआ। अब लोगों को लगने लगा कि अनुनय विनय से कुछ नहीं होगा, हड़ताल से होगा और कुछ त्याग करने से होगा, अंग्रेजों पर हमला करने से होगा, अंग्रेजों को आतंकित करने से होगा। शेष अगले व्याख्यान में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।